छोटा सा होमवर्क था, क्या था? व्हाट डू यू मीन बाय अ कंपनी एंड व्हाट आर इट्स फीचर्स? सिर्फ ये पढ़ के आना था। यस, सब पढ़ के आए? किसी को कोई डाउट है घर पे पढ़ते वक्त? ऐसा लगा कि मैम ये तो क्लियर नहीं लग रहा है? एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क? यस, एक बार और। चलिए ठीक है, किसको किसको बॉडी कॉर्पोरेट में कंफ्यूजन है? सबको क्लियर है? एवरीवन, रेस्ट ऑफ यू? चलिए ठीक है। अभी मुझे एक बात बताइए, फेसबुक सबने सुना है? फेसबुक इज अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट? फेसबुक करते हैं ना, सबने देखा भी होगा, सुना भी होगा, कोई किसी का अकाउंट भी होगा, या सुनो। तो मुझे एक बात बताइए, कॉमन नेम है सबके लिए? किसी के लिए भी नया नेम है? रेज योर हैंड। देन मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा फेसबुक क्या है। नेटफ्लिक्स सुना है सबने? किसी के लिए नया है? सबने सुना है, राइट? गूगल सुना है, राइट? चलिए सबसे पहले बात करते हैं फेसबुक। फेसबुक इज अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट? व्हाई? हाँ, नाम में लिमिटेड या फिर प्राइवेट लिमिटेड नहीं लिखा हुआ है। तो जिसके नाम में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड नहीं लिखा हुआ होने से वो क्या होता है? वो बॉडी कॉर्पोरेट होता है। मैं ये नहीं पूछ रही हूँ कि वो, मैं सिर्फ अभी हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट। सिंपल है कि बॉडी कॉर्पोरेट होने का मतलब है वो कहीं ना कहीं की कंपनी तो होगी या कंपनी जैसा काम तो करती है, राइट? सो हम इससे आइडेंटिफाई नहीं कर रहे कि लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड से आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। हम आइडेंटिफाई करेंगे कि उसका इनकॉर्पोरेशन कंपनीज एक्ट 2013 में हुआ है या नहीं हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फेसबुक एक कंपनी है, नाम है कंपनी है, कोई कहते हैं कंपनी है, लेकिन हमारा इंडियन लॉ दैट इज कंपनीज एक्ट 2013 उसको कंपनी मानता है या नहीं मानता है, मतलब आइडेंटिकली, मतलब एज पर लॉ बहुत प्रिसाइसली उसको कंपनी मानता है या नहीं मानता है, ये हमको समझना है। तो यहाँ पे वो कंपनी है या नहीं है? फर्स्ट ऑफ ऑल योर आंसर इज नो, इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। क्यों ये कंपनी नहीं है? क्योंकि इसका इनकॉर्पोरेशन कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग नहीं हुआ है। ये एक यूएस बेस्ड कंपनी है, बाहर के लॉ के अकॉर्डिंग इनकॉर्पोरेट हुई है। जो भी इंडिया में या इंडिया से बाहर कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोसेस के अकॉर्डिंग इनकॉर्पोरेट, मतलब फॉर्मेशन उसका नहीं होगा, दैट विल नॉट बी अ कंपनी इन द आई ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। यस, क्लियर है सबको? अच्छा एक बात बताइए, रिलायंस इंडस्ट्रीज जो मैंने लास्ट क्लास में भी दोनों क्लास में इसका नाम लिया होगा, एसी बंद कर दो। ओ माय गॉड, ओके। किसका बात किया था हमने? यस, रिलायंस इंडस्ट्रीज इज अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट? वो कंपनी है, वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। वेरी रॉन्ग, वो कंपनी तो है ही, क्योंकि उसका इनकॉर्पोरेशन कैसे हुआ है? कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग हुआ है, राइट? कंपनीज एक्ट 2013 भी नहीं कहेंगे क्योंकि उसका इनकॉर्पोरेशन पहले ही हो गया था, कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग हुआ है हम कहेंगे। क्लियर है? और वो बॉडी कॉर्पोरेट भी है क्योंकि एवरी कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, बिकॉज हर एक कंपनी का अपना सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होता है। जिनका भी अपना आइडेंटिटी है वो सभी बॉडी कॉर्पोरेट तो है ही है। क्लियर है एवरीवन? तो जिनको डाउट था उनका भी क्लियर हुआ है। तो अगर मैं कहूँ टाटा स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड is a company or a body corporate? Both, because ये इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुआ है। गूगल is a company or a body corporate? बॉडी कॉर्पोरेट। अमेजन, सबने सुना होगा अमेजन, वो बॉडी कॉर्पोरेट है या कंपनी है? बॉडी कॉर्पोरेट। Amazon.com एक यूएस बेस्ड कंपनी है। नेटफ्लिक्स यूएस बेस्ड है, वो हमारे लिए बॉडी कॉर्पोरेट है। क्लियर? अभी भी कोई डाउट है तो यू आर ऑल फ्री टू आस्क एनीथिंग। यस, लिमिटेड लाइबिलिटी एंड आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। जब हम कहते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी, तो लिमिटेड लाइबिलिटी किसका? मेंबर्स ऑफ अ कंपनी।
तो कंपनी को जो मेंबर्स होते हैं, जो भी कंपनी के मेंबर्स बनते हैं, उनकी लाइबिलिटी हमेशा लिमिटेड होगी। लिमिटेड का मतलब ये नहीं है कि टोटली लाइबिलिटी ही नहीं है, लिमिटेड। आप वहाँ तक, इस लिमिट तक रहो, इससे आगे मत जाओ। तो आपका एक लिमिटेशन है, आपका लाइबिलिटी तो है टुवर्ड्स द कंपनी, क्योंकि आपने कंपनी का शेयर लिया है, तो आपको उनको कुछ पैसे तो देने होंगे वो शेयर खरीदने के लिए, लेकिन वो पैसे पहले दिन से ही तय हो गए हैं। आपको अपनी लाइबिलिटी लिमिट तक, किस लिमिट तक है ये पता है। इट इज कॉल्ड एज लिमिटेड लाइबिलिटी, राइट। एंड आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्यों है? क्योंकि लाइक अ नेचुरल पर्सन, कंपनी के भी अपने क्या होते हैं, राइट्स होते हैं, पावर्स होते हैं, ड्यूटीज़ होती है, जो कि उसके कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको दिया है, जैसे हमको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, ये सुनो। इसीलिए हम उसको पर्सन कहते हैं। आर्टिफिशियल क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हमारी तरह पर्सन तो है लेकिन नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है, इसीलिए हम उसको आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। लीगल क्यों कहते हैं? क्योंकि वो लॉ के अंडर उसको बनाया गया है, लॉ के प्रोसेस को फॉलो करके उसको बनाया गया है, इसीलिए हम उसको कहते हैं आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। क्लियर है? एवरीवन क्लियर? सो अभी कहाँ है हमारा चैट? निकाले? ऑल सेट? चलिए आज थोड़ा सा ही करेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि थोड़ा सा ही हमने घर पे भी लिया। मैं निकालूं? मुझे पता नहीं है किसका नाम है कहाँ। अंकित जी दुबे, ओके, लास्ट क्लास में प्रेजेंट है, बैठिए। ओके, अगर मैं आपको पूछूं कि ए लिमिटेड एक कंपनी है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ए प्राइवेट लिमिटेड इज हैविंग 5 मेंबर्स X, Y, Z, P and Q. All the members died in an accident. Is whether the existence of the company also comes to an end? No, ma'am. Why not? Reason being? मैम क्योंकि उन लोगों के नॉमिनीज रहते हैं, हम्म, तो वो लोग फिर कंपनी चला सकते हैं, और कंपनी तभी बंद होगा जब लिक्विडेशन होगा। उसका लिक्विडेशन अंडर लॉ होगा। तो अब ठीक है, ये आपने एकदम करेक्ट बोला, लेकिन एग्जाम में क्या लिखोगे अगर ये क्वेश्चन आया तो? व्हाट यू आर गोइंग टू राइट इन योर एग्जाम? मतलब थोड़ा टूटा फूटा बोलेंगे, दैट इज ऑल ओके, लेकिन आपको वही बोलने की कोशिश करनी है जो आप एग्जाम में लिखने वाले हो। कोशिश करनी है। आई एम नॉट सेइंग कि एकदम एक्यूरेट होना है, यू हैव टू ट्राई, क्योंकि इसके लिए आपको थोड़ा सा पढ़ना है। आप थोड़ा पढ़ के आइए, थोड़ा आई एम ऑल हियर टू हेल्प यू, आपके फ्रेंड्स भी हैं यहाँ हेल्प करने के लिए, तो आपको खाली कोशिश करनी है, बिकॉज आज हम बोलना शुरू करेंगे तो कॉन्फिडेंस गेन करेंगे कि आ रहा है। अच्छा, ट्राई कीजिए एक बार। By the death of the partner, the company's existence will not come to an end because the कंपनी has a इज हैविंग अ separate legal परपेचुअल सक्सेशन। हम ऐसा कह सकते हैं, एज पर प्रोविजंस, एज पर लॉ, एज पर प्रोविजंस, डेथ, इंसेनिटी और इनकैपेसिटी या इंसॉल्वेंसी, आप कुछ भी लिख लीजिए, इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी। कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड इट विल बी डिसॉल्व्ड अंडर लॉ, यस और नो? This is the company is having a special feature या important feature that is called as perpetual succession, राइट? तो इसको आप इस तरह के लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। हम इसको जब लिखेंगे आंसर तो हम उसको बिठाएंगे कहाँ क्या करना है, लेकिन आप ऐसे लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं छोटे छोटे सिंपल सेंटेंसेस में कीवर्ड, जैसे परपेचुअल सक्सेशन आ गया, एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी इज नॉट गोइंग टू इफेक्ट, राइट? सो ये सब आपको बोलना है, कोशिश करनी है। अभी आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, और आपके फ्रेंड्स आपके जैसे ही है। अगर सब ने पढ़ लिया होता, आप समझिए, तो वो यहाँ नहीं होते। डेफिनेटली सब पढ़ रहे हैं, बस इतना ही फ़र्क होगा आप में और उनमें कि लास्ट क्लास का उन्होंने रिवाइज करके आया और आप करके नहीं आए। अगर आपसे नहीं होगा तो, और अगर आप अपने साथ अगर फेयर है और आप रिवाइज करके आए हैं तो दैट इज़ एब्सोल्युटली ओके। हम धीरे धीरे प्रोसेस कर रहे हैं, कोई बात नहीं, इट इज़ ओके, राइट? थोड़ा अगर लगेगा हमको थोड़े दिनों के बाद कि एफर्ट थोड़ा एक्स्ट्रा डालना है, तो आई टेल यू अपफ्रंट कि थोड़ा एफर्ट आपको ज़्यादा लेना है, आपको थोड़ा कम लेना है, आपको कहाँ पे किस एरिया में आपको ठीक करना है, कहाँ आपको ठीक करना है। क्लियर है? ओके, सो इन्वॉल्वमेंट पूरा रखना है। ओके, अंकित एक बार फिर से ट्राई कीजिए इस आंसर को फ्रेम करने का। after the death of the ऑन डेथ, आफ्टर नहीं, ऑन डेथ, on death of the members of company,
the company will not come to an end. Okay. because of perpetual succession. ओके, वेरी नाइस. देखिए इतना भी हमको यूज़ करने से चलेगा, ठीक है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके चलिए, थैंक यू, अच्छा किया आपने, वेल ट्राई. संचिता, आइए संचिता जी. अच्छा मुझे बताइए कि ABC लिमिटेड इज़ अ पब्लिक कंपनी, ठीक है. इट हैज़ इशूड शेयर टू द मेंबर्स. ABC Limited is a public company. It had issued shares to the members. On the share certificate given to members, members को जो share certificate दिया गया, instead of putting common seal of the company, the signature of 2 directors have been mentioned there. Here, is this a valid signature? Is the signatures are valid? How? I mean, justify your answer. Just try and justify. हाँ, एक बार हिंदी में बोलिए, फिर जो एग्जाम में लिखेंगे वो बोलेंगे. ओ मैं हिंदी में बोलूँ. अच्छा, ABC लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी है जिसने शेयर्स इशू किया अपने मेंबर्स को, राइट. उनके मेंबर्स को जब शेयर्स इशू किया गया तो उनको शेयर सर्टिफिकेट दिया गया. तो शेयर सर्टिफिकेट में कंपनी का कॉमन सील की बजाय 2 डायरेक्टर्स का सिग्नेचर था. इज दिस अ वैलिड सिग्नेचर? इज द सिग्नेचर्स आर वैलिड? हाउ? ओके ओके, अगर मैं इसको क्वेश्चन को ऐसे कहूँ, वन ऑफ द मेंबर या वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी कंटेंडेड दैट दिस इज नॉट द वैलिड सिग्नेचर ऑफ द कंपनी, तो इसको आपको जस्टिफाई करना है. वन ऑफ द डायरेक्टर सेड दैट दिस इज नॉट वैलिड टू पुट सिग्नेचर्स ऑफ डायरेक्टर्स इन द कंपनीज शेयर डॉक्यूमेंट्स. सो इज दिस वैलिड? द कंटेंशन ऑफ द डायरेक्टर इज वैलिड. डायरेक्टर और सीएस कंपनी सेक्रेटरी का, तो अभी 2 डायरेक्टर नहीं पुट किया है. तो डायरेक्टर्स ओके, इट्स गुड, थोड़ा थोड़ा आपको आ रहा है, वेरी नाइस. मैंने वीडियो देखा नहीं इसलिए. ओके ऑल राइट, ठीक है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. वेल ट्राई, ठीक है, कोशिश की है आपने. मुस्कान, ओके बैठिए. आए थे ना लास्ट क्लास में, प्रेजेंट है, ट्राई करेंगे आंसर. क्या इज दिस सिग्नेचर या फिर इज द कंटेंशन ऑफ दैट डायरेक्टर इज वैलिड दैट दो सिग्नेचर आर नॉट वैलिड? इज वैलिड? कैसे बताइए? एब्सोल्युटली ओके. नहीं बता पा रहे तो भी ओके, जस्ट ट्राई करना है, सोचना है उसके बारे में, उसको रिलेट करना है प्रोविजन से. दैट इज एब्सोल्युटली ओके, नो इशू. ये जो क्वेश्चन है, इट इज रिलेटेड टू वन ऑफ द फीचर ऑफ अ कंपनी. व्हाट इज इट? कॉमन सील ऑफ अ कंपनी. इज इट मैंडेटरी टू हैव अ कॉमन सील ऑफ अ कंपनी? सिंस एज पर लॉ इट इज नॉट मैंडेटरी टू हैव अ कॉमन सील, the signature of 2 directors will be treated as a signature of the company. Hence, putting of signature of 2 directors is valid enough here. Yes or no? सबको समझ में आया? तो इसको जब हम लिखेंगे तो सजा के लिखेंगे. अभी क्योंकि हम मुंह से कर रहे हैं तो हम सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वैलिड है या नहीं है. आपको इस तरीके के ही क्वेश्चन केस स्टडीज मिल सकते हैं. क्लियर है? ओके, वन मोर वेरी सिंपल, एक और निकालते हैं. अंशु, अंशु कहाँ है? नहीं है? अंशु सिंह नहीं है? ओके. ओके, यक्षिता. ओके यक्षिता, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक of a company.
ऑल द कैरेक्टरिस्टिक जो हमने लिखे हैं वो ओनली कैरेक्टरिस्टिक का हेडिंग बता दीजिए। ओ एब्सेंट थे, ओके ऑलराइट। तो रिवाइज कैसे होगा, वो लास्ट क्लास वाला कैसे कवर करेंगे हम? वीडियो देखेंगे, कब देखेंगे? पक्का से देखना है। दृष्टि, सॉरी दृष्टि, यस दृष्टि कौर, बैठिए बैठिए, प्रेजेंट है लास्ट क्लास में। ओके, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंपनी? ओके, कॉमन सील, लिमिटेड लाइबिलिटी, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। ओके, एकदम फर्स्ट वाला, मैं अलग हूँ। मेरा आइडेंटिटी अलग है, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, या फिर कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी लिख सकते हो, या कंपनी हैव अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, कैसे भी लिख लीजिए। और एक लास्ट फीचर कौन बताएगा? ट्रांसफर ऑफ शेयर। क्या कंपनी के शेयर जब भी आप लेते हो तो वो इनबिल्ट आपको एक कैरेक्टरिस्टिक कंपनी का होता है कि उसके शेयर्स आर ट्रांसफरेबल होंगे किसको या नहीं होंगे, इट डिपेंड्स ऑन विच टाइप ऑफ कंपनी यू आर। इफ यू आर अ पब्लिक कंपनी योर शेयर्स आर फ्रीली, इफ यू आर अ प्राइवेट कंपनी इट इज ट्रांसफरेबल विथ सर्टेन कंडीशंस। क्लियर है? ओके, चलिए आज आ जाते हैं, शुरू करें आज की क्लास। आज इतना ही करेंगे, इन द नेक्स्ट क्लास भी हर क्लास में हम कोशिश करेंगे थोड़ा थोड़ा ऐसा रिवाइज करने का, अच्छा लगेगा? चलिए आ जाइए, let us start with name of our chapter, that is the Companies Act 2013। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जब भी क्लास में आप चाह के तो एब्सेंट होइए मत, कोशिश कीजिए रेगुलर रहने का। और अगर आप बाय एनी चांस कोई कारण से एब्सेंट हो भी गए हैं तो उस क्लास का बैकअप जो भी है उसको देख के क्लास में आने की कोशिश कीजिए। और कभी भी ये मत सोचिए कि बैकलॉग हो चुके हैं इतने सारे, उसको कवर करूँगा फिर आऊँगा, क्योंकि जितने क्लासेस मिस करोगे वो तो बैकलॉग ख़त्म ही नहीं होगा। क्लियर है? तो उनको कोशिश कीजिएगा। और बैकलॉग अगर आप तक नहीं हुआ है लेकिन आज की क्लास बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, राइट? बिकॉज उसका कॉन्सेप्ट तो दिमाग में रहेगा, जब वो पढ़ोगे तो रिलेट कर पाओगे कि नहीं। यस, राइट। आ जाइए, द कंपनीज एक्ट 2013 हमने शुरू किया था। उसके बाद हम कौन से लास्ट टॉपिक था? टाइप्स ऑफ कंपनीज। टाइप्स ऑफ कंपनीज हमने पूरा चार्ट बनाया था। पहला हमने लिखा था ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। हमारे पास तीन टाइप थे, क्या थे? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। थोड़ा कोशिश कीजिए तो इस लाइन का मतलब निकालने का। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, देन वी हैव कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, देन वी हैव अनलिमिटेड कंपनी। ओके, नाउ टेल मी, फर्स्ट इज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। जब हम देखते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स तो हमको क्या समझ में आ रहा है? मतलब जब हम ऐसा देखते हैं पब्लिक कंपनी तो वर्ड पब्लिक से हमको ये समझ आता है कि ये पब्लिक कंपनी है, पब्लिक उसमें इन्वॉल्व होगी। उसी तरह कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स जब आप पढ़ते हो तो उससे क्या समझ में आ रहा है? कैसी कंपनी है ये? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मीन्स are liable to the amount unpaid on shares held by them. Okay, any other views? ओके, चलिए अब मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन पहले बता दूं कि आपको जगह जगह मिलेंगे। जैसे मैं अभी यहाँ लिखने जा रही हूँ, सेक्शन 2 का डेफिनेशन नंबर 22 है ये, राइट? अब आपके माइंड में आएगा कि मैम एग्जाम में भी हमको ये सेक्शंस मेंशन करने हैं या नहीं है। तो इसमें दो बातें हैं
मैं रिकमेंड करूँगी यस, कोशिश कीजिएगा मेंशन करने का। दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट इन द सेंस इसके लिए कोई मार्क्स एलोकेट किए गए नहीं हैं। अगर आप नहीं भी लिखोगे तो कोई मार्क्स कट नहीं होंगे, लिख भी दोगे तो कोई मार्क्स ऐड नहीं होंगे, क्योंकि इसके लिए कोई अलग से 1 मार्क 2 मार्क्स एलोकेटेड नहीं है। तो आपको क्या अच्छा लगेगा, लिखना या ना लिखना? नहीं लिखना अच्छा लगेगा, राइट। तो ये आपका कंफर्ट अभी के लिए, एग्ज़ाम के लिए। लेकिन जब आप एक एक्सपर्ट बन जाओगे और आपके क्लाइंट जब आपके पास आएंगे तो आप उनको ये बोलोगे एज पर सेक्शन सो एंड सो ऑफ कंपनीज एक्ट आपको ये मैटर ऐसे सॉल्व करना है, यस और नो। तो उस समय जाके आपको वो, तब आप ऐसे बुक देखते देखते रुकिए 1 मिनट में सेक्शन देख लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ, ऐसे करोगे। उस समय आप एक अच्छे एक्सपर्ट या रिलायबल एक्सपर्ट तभी हो पाओगे जब आपके मुंह के अंदर सेक्शन होंगे, यस और नो। तभी आपके क्लाइंट आपके ऊपर ज़्यादा भरोसा कर पाएंगे, डाउट नहीं करेंगे कि भाई उसको तो पूरा पता है। जब आप बोलोगे 1 मिनट रुको, बुक पहले चेक कर लूँ, ये कंफर्म कर लेता हूँ ऐसा है कि नहीं है, तो वो खुद ही डाउट में आ जाएंगे, इसको कितना पता है, इतना बुक तो मैं भी देख लूँगा, राइट। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू से जब आपको सीए बनना ही है, एक्सपर्ट बनना है और इस काम में जाना ही है, थ्रू आउट योर लाइफ करना ही है, तो उसकी शुरुआत आज से कर देनी है। तो आपको सेक्शंस अभी से पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, बट उसका बर्डन नहीं लेना है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, जब मेरे पास टाइम है, मैं अच्छी तरह से पढ़ रहा हूँ तो मैं सेक्शंस पढ़ूंगा। जब मेरे पास अगर एग्ज़ाम के टाइम जो मुझे रिटेन्ड रहेगा वो मैं खुश होके लिखूंगा, जिसमें मैं श्योर नहीं हूँ मैं गलती से भी नहीं लिखूंगा। सेक्शन मेंशन ना करने के लिए तो कोई मार्क्स कटे ना कटे, लेकिन गलत मेंशन करने के लिए नेगेटिव -1, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप कुछ भी कर रहे हो लॉ के साथ, नहीं चलेगा, ठीक है। तो फ्रॉड के सेक्शन में आप कुछ और लगा दोगे तो ऐसा नहीं चलेगा। तो आपका यहाँ पे गलत तो मेंशन बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर कंफर्म हो तो लिखिए, नहीं तो मत लिखिए, इट इज़ ओके। लेकिन आप अपनी ग्रोथ के लिए कोशिश ये कीजिए, हर लेवल पे कुछ एक सेक्शन है मुझे याद करते चले जाने हैं, मुझे सारे नहीं करने हैं, ठीक है, ओके। सो सेक्शन में हर जगह आपको लिखाती रहूँगी, लेकिन आपके लिए कोई बाउंड्री नहीं है, तो उसको लेके बर्डन मत कीजिएगा। यहाँ सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 22 लिखिए। सेक्शन नंबर 2 इज अ डेफिनेशन सेक्शन और उसका क्लॉज नंबर 22 नंबर पे जो डेफिनेशन है वो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का है। अब कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब है होता है कि ये कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं एंड द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड। इस कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं एंड द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड। कभी कभी स्टूडेंट को माइंड में आता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मतलब इस कंपनी को लिमिटेड शेयर्स इशू करने हैं। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। कंपनी कितने भी शेयर्स इशू करे, इस कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी कैसी रहती है, लिमिटेड, ओके। तो यहाँ पे आपने शुरू करके लिखना है the liability of members is limited up to the amount unpaid on shares held by them, on shares held by them. ठीक है, यहाँ पे द लाइबिलिटी, मैं यहाँ पे बुक में आपको थोड़ा डिटेल रहेगा जो आपको पढ़ना है। हम यहाँ पे एकदम की वर्ड लिखेंगे, द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड अप टू द अमाउंट अनपेड ऑन शेयर्स। ये है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, राइट। आपको एक कॉन्सेप्ट मिला होगा कि कंपनी के मेंबर्स बनते हैं हम, यस। तो आपको कॉन्सेप्ट मिला है कंपनी के मेंबर्स हम कैसे बनते हैं, शेयर्स लेके। और कोई तरीका है एक कंपनी की मेंबरशिप लेने का? आपको ऐसा कोई व्यू है कि एक कंपनी के शेयर्स नहीं लेके भी हम उसके मेंबर्स किसी भी तरीके से और बन सकते हैं? यस, बन सकते हैं। लोन दे दे तो डिबेंचर होल्डर और मेंबर दोनों बना देंगे, उनको एक ही नाम दे सकते हैं। बस मेंबर्स को निक नेम बहुत सारे हो गए हैं, लेकिन डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी,
राइट। सो मेंबरशिप लेने का, एक कंपनी के मेंबरशिप लेने के दो तरीके भी हो सकते हैं। पहला तो कंपनी का शेयर्स ले लिया, दूसरा ऐसा हो सकता है कि कंपनी के को कैपिटल की रिक्वायर्ड ही नहीं है, उसके पास सफिशिएंट पैसा है, वर्किंग कैपिटल है अभी, तो उसको चाहिए ही नहीं। शुरू में ही कंपनी के पास इतना पैसा है कि कंपनी को पैसा बाहर से चाहिए ही नहीं। लेकिन लॉ क्या कहता है कि अगर आप एक पब्लिक कंपनी हो तो शुरू करने के लिए 7 मेंबर्स तो चाहिए ही चाहिए, ये सुनो। तो मेंबर्स कैसे बनेंगे? कंपनी को पैसा नहीं चाहिए, वो शेयर्स इशू नहीं कर रहा है, लेकिन उसको मेंबर्स बनाने हैं फॉर्मेशन के लिए। तो इस केस में दूसरा तरीका ये है कि 7 ऐसे लोग ले आओ जो आपको ये कहे कि हम गारंटी लेते हैं, हम तुम्हारे लिए गारंटी लेते हैं कि अगर तुम चल रहे हो अपने पैसों से और ऐसी कोई दिन आ गया कि तुमको लिक्विडेट होना पड़ गया, डिसॉल्व होना पड़ गया, ये सुनो, उस दिन अगर तुम्हारे एसेट में कंट्रीब्यूशन लगेगा तो हम करने आ जाएंगे, वी गिव यू दैट गारंटी। तो अगर आप ये गारंटी ले लेते हो तो भी आपको कंपनी का मेंबरशिप मिल सकता है। ये उस सिचुएशन में होता है जब कंपनी को कैपिटल का रिक्वायरमेंट नहीं रहता है, लेकिन उसके फॉर्मेशन के लिए उसको मेंबर्स बनाना तो ज़रूरी है। क्लियर है? ओके। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, फर्स्ट वाले केस में द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड, राइट। सो मुझे यहाँ मिस्टर ए है हमारा एक शेयर होल्डर, उसने कंपनी को 100 रुपये देने हैं। कितने देने हैं? 100 रुपये देने हैं। तो ये 100 रुपये उसको कब देने होंगे? जब उससे कंपनी उससे मांगेगी। मान लेते हैं कंपनी ने उससे 30 रुपीज़ मांगा, तो रिमेनिंग कितना बच गया? 70 मांगना बाकी है, राइट। तो ये 70 कंपनी उससे कब मांगेगी? ये एप्लीकेशन मनी है, बाकी 70 है वो कब मांगेगी? रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो मान लो कंपनी के रिक्वायरमेंट आने से पहले ही कंपनी डिसॉल्व हो गया, लिक्विडेट हो गया, 70 रुपया बाकी पड़ा हुआ है, तो क्या उस मेंबर को देना पड़ेगा ये 70 रुपया? देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये उसकी लाइबिलिटी है, लिमिटेड है, लेकिन इतनी तो देनी ही पड़ेगी। तो आपने ये देखा कि ये जो हमारा मेंबर है, इसकी लाइबिलिटी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम अलोंग विद द इवेंट, इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, कभी भी आ सकती है। यस और नो? क्लियर है? नाउ कम टू कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। पहले तो इसको लिख लेते हैं। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 21, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 21 में इसका डेफिनेशन दिया गया है। इट मीन्स द कंपनी having the liability of members limited up to the amount they undertake to contribute to the assets of the company, कब? in the event of winding up, of company. It means the company having the liability of members limited up to the amount they undertake to contribute to the assets of the company in the event of winding up of a company. They undertake की जगह अमाउंट दे गारंटेड भी लिख सकते हैं। दे गारंटी टू कंट्रीब्यूट। अंडरटेक का मतलब है गारंटी देना, गारंटी देना। क्लियर है? सो यहाँ पे अगर मिस्टर ए है, यहाँ पे हमारा एक मेंबर है जिसने कंपनी को 1 लाख रुपीज़ देने का वादा किया है, 1 लाख रुपीज़ देने का वादा किया, तो क्या ये इसका मेंबर बन गया? हाँ, राइट। तो इसका लाइबिलिटी है टुवर्ड्स द कंपनी कब आएगा? क्या कंपनी चालू रहते हुए भी इसको कॉल कर सकती है कि आपने वादा किया था 1 लाख रुपए देने का, चलिए हमको अभी रिक्वायर्ड है, हमको एक फॉलोइंग लोन चुकाना है, आपको देना ही पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? क्या नहीं देना है? क्लियर है? सो इस केस में लाइबिलिटी कब आता है? ओनली इन द
इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप ही ये देना पड़ेगा। यहाँ पे लाइबिलिटी अराइज ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, और यहाँ पे लाइबिलिटी में अराइज ड्यूरिंग वाइंडिंग, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम और इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप बोथ, दोनों में हो सकता है। तो अगर मैं आपको अभी एक क्वेश्चन करूं कि स्टेट वन सिमिलरिटी बिटवीन द टू कंपनीज, दैट इज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। स्टेट वन सिमिलरिटी। ओके, ये सिमिलरिटी है कि दोनों का लाइबिलिटी अराइज होता है वाइंडिंग अप में, लेकिन एक का तो लाइफ टाइम में भी आता है, तो ये तो डिफरेंस है। सिमिलरिटी बताइए। मैम दोनों में मेंबर्स बन सकते हैं शेयर्स खरीद के? दोनों में तो मेंबर्स शेयर्स, एक कंपनी शेयर इशू कर रही है, एक कर ही नहीं रही है गारंटी वाली। तो इन बोथ द केसेस द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड, दैट इज अ सिमिलरिटी, मेन सिमिलरिटी। एंड दूसरा में अगर डिसिमिलरिटी देखें या फिर डिफरेंसेस देखें तो in case of company limited by shares the liability of members arises during the lifetime or in the event of winding up, कभी भी आ सकती है। but in case of company limited by guarantee the liability of members arises only in the event of winding up, that is the difference। आपको यहाँ एक क्वेश्चन लिखना और इसका आंसर घर पे लेके आना, छोटा सा क्वेश्चन है। स्टेट वन सिमिलरिटी and one difference between company limited by shares and company limited by guarantee। आप पूरा लिख लेना, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ क्योंकि मैं लिखते रहती हूँ, आपके लिए पहली बार है। लिमिटेड बाय गारंटी। तो पॉइंट नंबर 1 में लिखेंगे सिमिलरिटी, फिर लिख देंगे जो भी आपको आता है, जो आप लिख सकते हो। आप एक काम भी कर सकते हो, लिख के मुझे अपना मेरे नंबर पे स्नैपशॉट पिक्चर भी भेज सकते हो, ताकि आप मुझे ये पूछ सकते हो मैम मैंने जो लिखा वो करेक्ट लिखा है या नहीं, मैंने जो कोशिश की है वो ठीक है कि नहीं है। क्लियर है? ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कंपनी अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी का मतलब क्या है? लाइबिलिटी ऑफ इज अनलिमिटेड। वेरी गुड, ये है हमारा सेक्शन 2 क्लॉज 92। देखिए 92 पे आ गया, यहाँ 21 22 है, यहाँ 92। हाउ कम? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, तो यहाँ पे यू है ना, यू एकदम ABCD में लास्ट में आता है ना, तो इसीलिए एकदम पीछे है ये डेफिनेशन। और ये सब कुछ देख रहे हैं, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर CC में आ रहा है ना, इसीलिए आगे है। क्लियर है? तो थोड़ा सा ये सब थोड़ा नोटिस करेंगे, क्या होगा, कंफर्ट आते जाएगा, आप समझते जाओगे, इनको लेके बॉदर नहीं करोगे कि अरे ये क्या लिख दिया यहाँ, ऐसा क्यों है, राइट? तो ये सब टेक इट इजी। नाउ अनलिमिटेड कंपनी के कुछ फीचर्स हैं। क्या फीचर्स है? अनलिमिटेड कंपनी वो कंपनीज होती है जिनमें लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज अनलिमिटेड। तो अगर मैं आज के डेट में आपसे पूछूं कि आप कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स या लिमिटेड बाय गारंटी में अपना पैसा डालना चाहोगे या अनलिमिटेड कंपनी में? जिनमें लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड है उसी में जाना चाहेंगे। तो कोई अनलिमिटेड कंपनी में क्यों पैसा डालेगा? जिनमें लाइबिलिटी मेरा अनलिमिटेड हो सकता है, मैं उसमें पैसा ही क्यों डालूं? या ऐसा कॉन्सेप्ट ही क्यों लाया? सोच के देखो क्यों आया होगा, क्या बेनिफिट इसका मिलता होगा? हाई मार्जिन ऑफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट का आपका जो रिटर्न है वो बहुत ज़्यादा होता है। जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा रिटर्न है कि नहीं है? तो अनलिमिटेड कंपनी में क्या है, रिस्क ज़्यादा है कि नहीं है?
तो वहाँ ज़्यादा रिटर्न भी मिलेगा। तो अगर मैं कहूँ कि एक लिमिटेड कंपनी आपको 2% का रिटर्न दे रही है और एक अनलिमिटेड कंपनी आपको 18% का रिटर्न दे रही है, तो कैसा लगेगा? एक बार सोचने के लिए माउंट होगे कि नहीं? वाह, या धीरे 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 पता नहीं 10 सालों में हमारा ये ग्रोथ होगा और ये कंपनी हमको 1 साल में यहाँ से वहाँ पहुँचा देगी, ये सुनो। तो यहाँ जो रिस्क टेकर्स होते हैं ना, जिनको लगेगा डूबेगा तो डूबेगा, देखा जाएगा आगे, तो वो लोग होते हैं जो इस कंपनीज में डालते हैं पैसा। लेकिन आज के डेट में ये कॉन्सेप्ट इंडिया में टोटल ज़ीरो पे आ गया है, ये एग्जिस्ट ही नहीं होता। मैम वाई वी आर रीडिंग दिस बिकॉज कंपनीज एक्ट कब से आया हुआ है और उसमें ये कॉन्सेप्ट डाला हुआ है, दैट इज़ वाई वी आर रीडिंग दिस। लेकिन आज के डेट में कोई भी कंपनी अनलिमिटेड कंपनी के नाम पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जो पहले थी वो भी कन्वर्ट हो चुकी है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स या लिमिटेड बाय गारंटी में। क्लियर है? सो अनलिमिटेड कंपनी के कुछ फीचर्स हम लिख लेते हैं। नो लिमिट ऑन लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, नो लिमिट ऑन लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। आप कंपनी के मेंबर हो तब तक आपकी लाइबिलिटी, आपने अपने शेयर्स ट्रांसफर कर दिए तो भी आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी। मैंने एक अनलिमिटेड कंपनी के 10 शेयर लिए, मैंने वो शेयर्स इनको ट्रांसफर कर दिए, तो हम दोनों की लाइबिलिटी है टुवर्ड्स द कंपनी या फिर लाइबिलिटी शिफ्ट हो चुकी है? ठीक है, तो जब तक मैं कंपनी के मेंबर हूँ तब तक मेरी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। जैसे ही मैं कंपनी के मेंबरशिप से हट जाती हूँ, जैसे मैंने शेयर्स बेच दिए, तो मेरी लाइबिलिटी भी खत्म हो जाती है। द लाइबिलिटी सीजेस, द लाइबिलिटी सीजेस ऑन, सीजन मतलब खत्म होना, खत्म होना। Ceases on when he ceases to be a member। जब वो मेंबर नहीं रहेगा तो लाइबिलिटी भी खत्म हो जाएगी। The liability ceases on when he ceases to be a member। अच्छा, एक बात बताइए, अनलिमिटेड कंपनी के मैंने 10 शेयर लिए हैं, राइट, और एक शेयर का दाम है 100 रुपया, या एक ही शेयर लिया, सभी कैलकुलेशन में लग जाएंगे, एक शेयर का 100 तो 10 का कितना, छोड़िए ये कैलकुलेशन नहीं करना हमको। मैंने अनलिमिटेड कंपनी का एक 100 रुपये का शेयर लिया है, राइट। तो अभी अगर कंपनी ने मुझसे 100 रुपये तो ले लिए, मंगा लिए, एप्लीकेशन मनी, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, सेकंड कॉल, जो भी था फाइनल कॉल में मंगा लिया। अब कंपनी को एक अपना लोन पे रीपे करने के लिए मुझसे वो 500 रुपये और मंगा रहा है, मुझे उसको देना पड़ेगा जब वो कॉल करेगा, देना पड़ेगा, क्योंकि मेरी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। माई लाइबिलिटी विल बी अनलिमिटेड ओनली व्हेन कंपनी कम्स टू एन एंड, और कंपनी के एसेट और लाइबिलिटी कैलकुलेट होंगे, और उसकी लाइबिलिटीज जब पे ऑफ नहीं की बात कही की जा रही है तभी मुझे देना पड़ेगा। क्योंकि अगर कंपनी जिंदा है तो अपने देती रहेगी या रुकी रहेगी ना, कि हाँ दे देंगे दे देंगे दे देंगे। जिस दिन बंद होने की नौबत आएगी तभी मेरी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी। ठीक है, तो लाइक अगर मैंने एक अनलिमिटेड कंपनी के शेयर लिए हो चाहे लिमिटेड, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम इक्वल 100 रुपये का मैंने शेयर लिया, 100 रुपये मुझे उसको देने हैं। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम अनलिमिटेड कंपनी पे मुझे पैसे देने के लिए नहीं बाउंड कर सकती है। क्लियर है? तो यहाँ पे लिख लीजिए, द लाइबिलिटी इज नॉट अनलिमिटेड till the time company is not wound up। मेंबर्स को कंट्रीब्यूट करने के लिए कब बुलाया जा सकता है ज़्यादा? अनलिमिटेड, ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। मेंबर्स में बी कॉल्ड, अच्छा एक बार यहाँ तक कर लीजिए। अगर मैं थोड़ा भी फास्ट आपके हिसाब से, किसी को भी ऐसा लग रहा है मैम गो अ लिटिल स्लो, मुझे प्रोसेस करने में टाइम लग रहा है, प्लीज़ लेट मी नो। द लाइबिलिटी इज नॉट अनलिमिटेड टिल द टाइम कंपनी इज नॉट वाउंड अप। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द लाइबिलिटी इज नॉट अनलिमिटेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, बोथ वेज, राइट। members can be called to contribute only
in the event of winding up of company, क्लियर है? सो दिस इज कॉल्ड एज अनलिमिटेड कंपनी. सो आई होप आप लोगों को क्लियर है. कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी. यस और नो? यस? किसी का डाउट है? इज देयर एनी डाउट? एनीवन वांट्स मी टू एक्सप्लेन एनी कॉन्सेप्ट अगेन? हाँ, आँखों से नहीं दिख रहा है, मुंह से बोल रह सकते हैं और कानों से सुन सकते हैं. यस और नो? बोल सकते हैं. किसी को कुछ पूछना है? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में सबसे पहली बात तो ऐसी कंपनी पहले शुरू में जब फॉर्मेशन करती है तो शेयर्स इशू नहीं कर रही है, क्योंकि अगर उसने शेयर्स इशू कर दिया तो वो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हो जाएगी. तो यहाँ इनकी खास बात यह है कि इनको पैसों की रिक्वायरमेंट फॉर्मेशन के समय नहीं होती है. उनके पास सफिशिएंट मे बी कोई डोनेशन से आया हुआ या पहले का ही कोई पैसा बहुत सारा पड़ा हुआ है, या फिर वो ऐसी सर्विस देने वाले हैं जिसमें उनको इनिशियल कैपिटल इज नॉट रिक्वायर्ड. लेकिन फॉर्मेशन के लिए लॉ के प्रोसेस में लिखा है कि आपके पास एक पब्लिक कंपनी में 7 मेंबर होने ज़रूरी है, एक प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर होने बहुत ज़रूरी है. तो मेंबर तो बनाने ही पड़ेंगे. तो शेयर्स इशू ना करके हम उनसे गारंटी ले लेंगे कि भाई पैसा तो देना ही पड़ेगा. तो वो पैसा देने का जब वादा करते हैं, गारंटी लेते हैं, वो ये गारंटी लेते हैं कि आपको अगर बंद होने की नौबत, अभी तो आपको पैसा नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको बंद होने की नौबत आए तो हम वादा करते हैं कि हम आपके लिए. ऑफ हो गया ना? हाँ जी, क्या बात है. बाकी यहीं पे लाइट गया है क्या? ऑफ हुआ है? नहीं, लाइट चला गया. लाइट गया है ना? आएगा तो हाँ आएगा. हाँ, तो वही वेट कर रहे हैं हम. ओके, तो यहाँ पे हम कहाँ थे? उन्होंने मुझे गुमराह कर दिया. गारंटी, हाँ, वो ऐसे मेंबर्स होते हैं, वो गारंटी लेते हैं कि भाई आप चिंता मत कीजिए, अगर आपको बंद होने की नौबत आई तो उस समय हम कंट्रीब्यूट करेंगे. तो कंपनी उनको मेंबर्स की लिस्ट में डालती है और उनका गारंटेड अमाउंट उनके सामने लिखते हैं. तो आपका क्वेश्चन ये रहेगा, मैम हर एक मेंबर इक्वल अमाउंट का गारंटी लेता है? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है. अलग अलग अमाउंट का गारंटी भी हो सकता है और सिमिलर भी हो सकता है. या गो गो गो, नो नीड टू आस्क. जिसको वॉशरूम जाना है ऐसा वेट करेंगे, मैम रुकेगी हम जाएंगे, ऐसा नहीं करना है. हाँ, जाना है. ओके, ऑल राइट, आगे बढ़ सकते हैं. नाउ कंपनी लिमिटेड हमारा क्या, कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी वी आर डन. नाउ कम टू नेक्स्ट बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ, यस, ऑन द बेसिस ऑफ members. मैम इधर से कैसा क्वेश्चन आएगा? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी. इधर एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय अनलिमिटेड कंपनी? व्हाट डू यू मीन बाय अनलिमिटेड कंपनी? स्टेट इट्स कैरेक्टरिस्टिक. तो आपको ये 5 पॉइंट 4-5 जो हमने लिखा है वो लिख देना है. इट विल कम फॉर 4 मार्क्स. Okay, on the basis of members we have 3. इस रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? On the basis of members we have 3 categories, that is public company, private company and 1% कंपनी. प्राइवेट कंपनी में हमको कौन मिलेगा? स्मॉल कंपनी, राइट. चलिए, पब्लिक कंपनी का सेक्शन है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 71. प्राइवेट कंपनी का है सेक्शन 2 क्लॉज 68. पब्लिक कंपनी का क्या सेक्शन 2 क्लॉज 71.
स्मॉल कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 85 and it is section number 2 clause 62. तो ये क्लॉजेस का नंबर है, इस नंबर पे ये डेफिनेशन आया हुआ है. स्टार्ट करें. Now on the basis of मेंबर्स के बेसिस पे इस कैटेगरी को डाला गया है. तो अगर मैं कहूँ तो पब्लिक कंपनी है, उसमें बहुत सारे मेंबर्स होंगे. ये हमारी कंपनी है, इसमें बहुत सारे मेंबर्स होंगे. यस और नो? और ये उससे थोड़ी सी छोटी हमारी प्राइवेट कंपनी है, उसमें लिमिटेड मेंबर्स होंगे. लिमिटेड कितने? ये जो है ये 200 का लिमिट है, अप टू 200. और ये जो है ये और भी छोटी सी 1%. इसमें जो हमारा मेंबर है वो कितने होंगे? ओनली 1 कंपनी, ओनली 1. ठीक है. तो देख रहे हैं कि हमारी पब्लिक कंपनी है वो थोड़ी बड़ी है, बड़ी मतलब बड़ी, प्राइवेट उससे थोड़ी और छोटी, और 1% और भी छोटी. राइट. ओके. सो प्राइवेट कंपनी में से ही स्मॉल कंपनी कब आएगा, वो एक सिचुएशन आता है, वो हम बाद में करेंगे ना. पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन देखते हैं तो हम ये कहते हैं, डेफिनेशन लॉ कहता है कि द कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी आर पब्लिक कंपनी. जो भी प्राइवेट नहीं है ना वो सब बाय डिफॉल्ट पब्लिक हो गया. जो भी प्राइवेट, आपने बोला था क्या? कल बता दिया था आपको, एडवांस में ही पढ़ा दिया. हाँ, आप आ जाके हमको बता दे. हाँ ओके. आपको कहना है मैम प्लीज़ मुझे बताना है, मुझे मालूम है. ठीक है. ओके ऑलराइट. चलिए, आपने सही कहा. आपको कैसे पता? आपको कैसे पता? पढ़ा हुआ है पहले. वाह वेरी नाइस. अच्छा, आपको ज़्यादा बेटर वे में समझ में आएगा क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ के आया है. अगर मैं कुछ गलत बोलूँ तो मुझे बताइएगा. ओके. करेक्शन करना है. ओके. टेल मी, पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन लिखा हुआ है, पब्लिक कंपनी इज़ अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी. तो अब हमको सिर्फ यही फाइंड आउट करना है कि कौन कौन सा प्राइवेट है. जो प्राइवेट मिल गया उनको साइड रखेंगे, जो जिसके अंदर और कुछ समझ ही नहीं आ रहा है उनको क्या करेंगे? पब्लिक बना देंगे. द कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी इज़ अ पब्लिक कंपनी. सिंपल डेफिनेशन. द कंपनी which is not a private company is a public company. या यूं कहते हैं, a public company means a company which is not a private company. सो आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है. राइट. सो आपको अगर मैं कंपनीज एक्ट 2013 की बुक में ले जाऊं तो उसमें क्या लॉ लिखा हुआ है? किससे रिलेटेड लॉ है? कंपनी से रिलेटेड. कंपनीज कितने टाइप की देख रहे हो? बहुत तरह की देख रहे हो. ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ, बेसिस ऑफ मेंबर्स, अदर कंपनीज, सेक्शन 8 कंपनी देख रहे हैं, गवर्नमेंट कंपनी नाम लिखा है तो देखा है ना. तो इन सबसे रिलेटेड लॉ क्या कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है? यस मैम, क्योंकि सारी कंपनीज है तो कंपनी रिलेटेड लॉ यही इसके अंदर ही होगा. तो अगर मैं प्रिया प्राइवेट लिमिटेड खोलती हूँ, बनाती हूँ, तो मुझे कौन से लॉ से काम रहेगा? पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट से काम रहेगा या सिर्फ प्राइवेट कंपनी के जो लॉ है उससे रिलेटेड काम रहेगा? सिर्फ प्राइवेट कंपनी, क्योंकि आप तो और कोई तरह का कंपनी नहीं हो तो उनसे रिलेटेड लॉ आप लेके लिख के पढ़ के क्या कर रहे हो? आपको सिर्फ प्राइवेट कंपनी से रिलेटेड रेलेवेंट लॉज लेने हैं. तो मैं क्या करूँगी, इतना मोटा बुक में से वो जो प्राइवेट कंपनी के लॉ है वो निकाल के एक अलग बुक में लिख लूँ. फेयर इनफ. वो जो मैं करूँगी, जो प्राइवेट कंपनी के लॉ को निकाल के अलग बुक बनाऊँगी, मेरा कंपनीज के रेलेवेंट जो है उसको हम कहते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को कहते हैं हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड. वाह क्या बात है, मज़ा आ गया सुन के. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नाम सुना हुआ है आप लोगों का. राइट.
तो दो प्राइम डॉक्यूमेंट होते हैं कंपनी के, जिसमें कंपनी के एक पर्टिकुलर कंपनी के लॉ लिखे रहते हैं, उससे रिलेवेंट लॉज लिखे रहते हैं. दैट इज कॉल्ड एज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. दीज आर टू प्राइम डॉक्यूमेंट जिनको फॉलो करके ही कंपनी चलता है. इन्हीं नियम कानून के अकॉर्डिंग कंपनी चलता है. नाउ यू हैव अ क्वेश्चन इन योर माइंड, मैम ये दो डॉक्यूमेंट है, दोनों में क्या फ़र्क है? What is the difference between memorandum of association and article of association? एक कंपनी के दो इंपॉर्टेंट प्राइम डॉक्यूमेंट होते हैं, क्या? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसको एमओए कहते हैं ना कंपनी का, एमओए एसोसिएशन, दैट इज एमओए, एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जिसको हम क्या कहते हैं? एसोसिएशन. दोनों में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू डॉक्यूमेंट? शायद AOA इंटरनल था, मतलब इंटरनली रूल्स एंड रेगुलेशन. वेरी गुड. इंटरनल प्रोसेस कैसे चलेगा कंपनी के, इंटरनल मैनेजमेंट कैसे चलेगा, इंटरनल वर्क कैसे होगा, वो हम AOA में लिखते हैं. तो MOA में क्या लिखते हैं? वेरी गुड. ये हमारा ये जो डॉक्यूमेंट है वो इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, वो इंफॉर्मेशन कंटेंट करते हैं जो आउटसाइडर के लिए रेलेवेंट है. आउटसाइडर के लिए रेलेवेंट है मतलब क्या? जैसे मुझे अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट करना है तो मुझे क्या जानना है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में? कि उसका नाम क्या है, लोकेशन क्या है, काम क्या करता है, उसकी शेयर कैपिटल कैसा है, उसकी लाइबिलिटी कैसी है, मेंबर्स की लाइबिलिटी कैसी है, उसके पहले के मेंबर्स कौन बने हुए हैं, उनके डायरेक्टर्स कौन है, लाइक ऊपर के जो इन्फॉर्मेशन है. तो वो जो प्राइम इन्फॉर्मेशन जो मुझे चाहिए वो इस डॉक्यूमेंट में मिलेंगे. फिर अगर मुझे और उसके इंटरनली उसको जानना है तो मुझे ये दूसरा डॉक्यूमेंट उठाना पड़ेगा. तो ये सबसे पहला रिलेशनशिप जो आउटसाइडर से बनाता है, ये डॉक्यूमेंट बनाता है कंपनी का. पहले ही आप सीधा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन देखने नहीं जाते हो. फर्स्ट यू वांट टू नो द नेम ऑफ द कंपनी एंड उसका बिजनेस क्या है, ये सब जानना चाहते हो कि नहीं. वो क्या कैपिटल कंटेन करता है, उसके लाइबिलिटी मेंबर्स की कैसी, अगर मैं मेंबर बनूंगा तो उसकी मेरी लाइबिलिटी कैसे होने वाली है. तो आप जो ये मेन इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो वो आपको एक डॉक्यूमेंट में मिलेगा, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. उसके बाद अंदर जाके डायरेक्टर्स, उनके एड्रेस, उनके नाम, ट्रांसफ़र, ट्रांसमिशन कैसे होता है, कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स कौन है, या और जो भी जितना भी इंफॉर्मेशन है, मीटिंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, सब कुछ आपको कहाँ मिलने वाला है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. जोर से बोलना है, कहाँ मिलेगा? वेरी गुड. तो ये दोनों डॉक्यूमेंट के बारे में समझ में आया. तो ना प्राइवेट कंपनी अगर आपको खोलना है तो ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का थोड़ा सा जिक्र हुआ है, इसके लिए मैंने आपको मेमोरेंडम एंड आर्टिकल को लेके क्लियर किया है, राइट. अब देखिए, अगर आपको प्राइवेट कंपनी को आइडेंटिफाई करना है कि वेदर इट इज़ अ प्राइवेट कंपनी और नॉट, तो फर्स्ट थिंग तो आपको एक बात पता चल जाएगी कि उसके नाम के आगे क्या लिखा होना चाहिए? प्राइवेट लिमिटेड या पीवीटी लिमिटेड लिखा हुआ होना चाहिए. दूसरी बात है, उसका एक डॉक्यूमेंट है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उसमें एमआरपी लिखा हुआ होना चाहिए. क्या लिखा होना चाहिए? एमआरपी क्या होता है? एमआरपी क्या होता है? मार्केट रिटेल प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, राइट. ऐसे तो हम मैक्सिमम रिटेल प्राइस करते हैं, लेकिन इस एमआरपी को हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हम ये तीनों कंडीशंस है याद रखना चाहते हैं. एम फॉर मैक्सिमम मेंबर्स, लिमिट अप टू, आर मीन्स रेस्ट्रिक्शन ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स टू पब्लिक. प्राइवेट हो ना, पब्लिक के पास नहीं जाना है, रेस्ट्रिक्शन है. सॉरी, नॉट रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर. रेस्ट्रिक्शन तो हम उसको बोलते हैं ना जहां आप इतनी दूर जाओ, इससे आगे मत जाना, रेस्ट्रिक्शन है. रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर मतलब आप ट्रांसफर तो कर सकते हो लेकिन विथ सर्टेन रेस्ट्रिक्शन. एंड पी फॉर प्रोहिबिशन. प्रोहिबिशन मतलब टोटल बैन. प्रोहिबिशन ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स टू पब्लिक. एम फॉर लिमिट अप टू, R for on what? Transfer of shares. P for prohibition on public issue. Prohibition on issue of shares to public or prohibition on public issue.
क्लियर है? तो ये 3 कंडीशन उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होनी चाहिए। इसके साथ और कितनी भी कंडीशन आप डालो, लेकिन तीनों में से एक भी मिसिंग है तो आप क्या बन जाओगे? बाय डिफॉल्ट यू आर अ पब्लिक कंपनी। क्लियर है? तो ये तीनों कंडीशन प्राइवेट कंपनी को फॉलो करना पड़ता है। आ जाइए प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन लिखते हैं। प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी, इसका डेफिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप ऊपर भी लिख लो, इसीलिए मैं पूरा लॉ के हिसाब से लिखाऊंगी। ये डेफिनेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, इट इज ओनली अ कॉन्सेप्ट दैट यू नीड टू नो, राइट? यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग paid up share capital as may be prescribed, and which by its AOA article of association which by its articles limit the number of members to how much? 200. To 200. ये हमारा मेंबर्स हाईलाइटेड वर्ड है, मैक्सिमम मेंबर्स जिसको हम कहते हैं। यस, which by its article of association, which by its article of association limits the number of members to 200, R for restrict the right to transfer its shares. Restrict the right to transfer its shares and prohibit any invitation to public to subscribe for any securities of the company, शेयर्स एंड स्टॉक को हम सिक्योरिटीज भी कहते हैं ऑफ द कंपनी। यहाँ नंबर ऑफ मेंबर्स की जगह आप लिमिट द मैक्सिमम मेंबर्स भी लिख सकते हैं, तो हमारा एम हो जाता है आर फॉर रेस्ट्रिक्ट्स, पी फॉर प्रोहिबिट्स। एमआरपी से याद रखा जा सकता है ये तीनों कंडीशन। सबसेक्शन है 2 क्लॉज 68। सबसेक्शन नहीं कहते, देखो सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज, ठीक है? तो ये क्लॉजेज में है, राइट? प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू। अब अभी हम क्या करते हैं, कभी कुछ भी बोलते हैं, इट इज़ नॉट रेलेवेंट, इनफैक्ट बातों में नहीं है, लेकिन जब आप एक्सपर्ट बन जाओगे तो आपका एक एक वर्ड है ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कब आपने क्या मेंशन किया है, राइट? तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो व्हाई नॉट टू प्रैक्टिस फ्रॉम नाउ, ठीक है? कोशिश करते रहेंगे तो परफेक्शन आ जाएगा आराम से, फिर हमको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की कोई ज़रूरत नहीं, हमारी बातों में ही आ जाएगा परफेक्शन। प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ यहाँ पे एक नोट है, क्या है नोट? द limit of 200 does not include
कौन? करंट एम्प्लॉय मेंबर, करंट एम्प्लॉय मेंबर, एंड एक्स एम्प्लॉय मेंबर। ये पहला नोट है हमारा, नोट नंबर 1। और नोट नंबर 2 है जॉइंट होल्डर्स ऑफ शेयर्स shall be treated as one, member. Joint holders of shares shall be treated as one member. Joint holders of shares shall be treated as one. So MRP तक समझ में आया? Any doubt? प्राइवेट कंपनी को अगर जानना है कि वेदर इट इज़ अ प्राइवेट कंपनी और नॉट, हाउ यू कैन आइडेंटिफाई, कैसे आइडेंटिफाई करोगे? पहले तो नाम देख लेंगे। नाम से हम पता ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि देखो रिलायंस इंडस्ट्रीज को जब हम बुलाते हैं तो नाम से पता चल रहा है क्या कि ये इसमें लिमिटेड है या प्राइवेट लिमिटेड है? अभी तो हमको उसका डॉक्यूमेंट प्रॉपर देखना पड़ेगा। लोग तो रिलायंस इंडस्ट्रीज बोलते जा रहे हैं, राइट? या टाटा स्टील इंडस्ट्रीज बोल रहे हैं या गूगल बोल रहे हैं, तो हमको इससे नहीं पता चल रहा है ना, अभी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो। तो अभी क्या करोगे? उसका AOA निकालेंगे, राइट? सारी कंपनीज का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपको कहाँ मिल जाएगा? या तो कंपनी के हेड ऑफिस में मिल जाएगा या फिर गवर्नमेंट के MCA पोर्टल में मिल जाएगा, क्योंकि आपको रजिस्टर्ड करना होता है ना, तो आप अपनी ये डॉक्यूमेंट ज़रूर फाइल करोगे। तो हम वहाँ जाके भी एक रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देख सकते हैं। तो आप वहाँ जाके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को निकालोगे और उसमें देखोगे कि क्या है, मिलना चाहिए हमको MRP। M क्या? मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स अप टू, लिखा है कि नहीं है? सेकेंड इज R, रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इट शेयर्स। इनका रेस्ट्रिक्शन ये है ट्रांसफरेबिलिटी का कि आपके शेयर्स ओनली कैन बी ट्रांसफर टू अदर मेंबर्स, जो ऑलरेडी मेंबर्स है ना उनके बीच में ही ट्रांसफर करो। तो सपोज 200 की लिस्ट में हम सभी हैं और मुझे शेयर्स बेचने हैं, तो मुझे आप ही लोगों को जाके पूछना होगा कि यार मैं शेयर्स खरीदा था, अभी सो एंड सो रीज़न के साथ बेचना चाहती हूँ, आप खरीद लो ना। तो आप कहोगे मेंबर, मैम अगर एक प्राइवेट कंपनी के 50 मेंबर्स है या 10 मेंबर्स है, अगर उन्होंने लेने से मना कर दिया तो डायरेक्टर्स है ना, डायरेक्टर्स एंड देयर रिलेटिव, उनको बाउंड किया गया है, दे आर ऑल्सो द मेंबर्स। तो प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर्स या रिलेटिव्स उनको जाके बेच दो, डायरेक्टर्स को खरीदना ही पड़ता है। क्लियर है? तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन क्या रहता है? डायरेक्टर्स ऑलवेज 99.9% दे आर द डायरेक्टर्स एज वेल एज द मेंबर। तो वो डायरेक्टर्स है जो चला ही रहे हैं, प्राइवेट कंपनी चला रहे हैं, तो वो क्या करते हैं? वो खरीद लेते हैं, क्योंकि उनके लिए तो शेयर्स कंपनी के जब वो चला रहे हैं मेंबर्स या डायरेक्टर्स बन के, और उनको चाहिए कंपनी का ग्रोथ, तो वो खरीदेंगे ही खरीदेंगे, हाँ या ना? बंद तो होने के लिए नहीं कहेंगे ना। अगर वो खरीदने से मना करते थे तो आप क्लोजर के लिए एप्लीकेशन भी डाल सकते हो, राइट, कोर्ट को। इसीलिए वो तो नहीं चाहेंगे, तो वो खरीद लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास लिमिटेशन क्या है, रेस्ट्रिक्शन क्या है? रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर। ओनली प्राइवेट कंपनी शेयर्स कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली टू इट्स मेंबर्स और डायरेक्टर्स और देयर रिलेटिव्स। क्लियर है? ओके, ऑलराइट। नाउ यहाँ पे प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स सिक्योरिटीज टू द कंपनी। आप कोई भी पब्लिक में, मुझे शेयर्स बेचने हैं, मैं जाके रोड में ये नहीं कह सकती अरे शेयर्स ले लो, शेयर्स ले लो, नॉट लाइक दैट। ना ही मैं कोई एडवर्टीजमेंट दे सकती हूँ न्यूज़पेपर में कि आई वांट टू सेल माय शेयर्स, एनीबडी हु इज इंटरेस्टेड कैन कम एंड परचेज द शेयर। नहीं, कोई भी अनजाना स्ट्रेंजर नहीं इन्वॉल्व हो सकता है। ओनली प्राइवेट पीपल जो यहाँ पे है ऑलरेडी, उन्हीं के बीच में शेयर्स इधर उधर होते रहने चाहिए। क्लियर है? नाउ फर्स्ट इज लिमिट ऑन नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200 के अंदर कौन इंक्लूड नहीं होगा? करंट एम्प्लॉय। पहला पढ़िए जोर से। करंट मतलब अभी है, एम्प्लॉय मतलब जो काम कर रहे हैं, जिनको हमने
कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एम्प्लॉय बनाया है। मेंबर का मतलब हाँ हाँ, 1 by 1 आप बोलो। shareholders or owners of the company are like this. शेयर होल्डर ज़्यादा, Members. हाँ ओके। यहाँ मेंबर क्यों लगाया? करंट एम्प्लॉय मेंबर, मतलब ये पूरा एक ही नाम है। मिस्टर एक्स इज करंट एम्प्लॉय मेंबर ऑफ द कंपनी। व्हाट डज दैट मीन? उन्होंने क्या ऐसा किया होगा कि उनको करंट एम्प्लॉय मेंबर का खिताब मिला होगा? एम्प्लॉय और उन्होंने शेयर्स भी खरीदे। एग्जैक्टली, ही इज़ वर्किंग। अभी वो हमारी कंपनी में काम भी कर रहे हैं, हमारी कंपनी के एम्प्लॉय बन के काम कर रहे हैं, और कंपनी ने एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम सुना है किसी ने? हाँ, यहाँ पे क्या होता है ना, कंपनी क्या करती है, पब्लिक के अलावा अपने एम्प्लॉयज़ के लिए भी स्कीम लेके आती है और उनको कहती है आप चाहो तो कंपनी के शेयर खरीद सकते हो, हम आपको देने के लिए रेडी है। तो अगर वो एम्प्लॉय कंपनी के शेयर खरीद लेता है तो वो मेंबर भी बन गया कि नहीं बन गया? तो उनको हम क्या बुलाएंगे? यू आर करेंटली वर्किंग, इसीलिए आप करंट एम्प्लॉय हो, इसीलिए एम्प्लॉय प्लस मेंबर भी बन गए हो, इसीलिए करंट एम्प्लॉय मेंबर, राइट। अब किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है, आना चाहिए और आपको मुझे पूछना चाहिए। कोई क्वेश्चन आ रहा है तो मेरे पास क्वेश्चन है, फिर मुझे आंसर करो। एम्प्लॉय को क्यों मेंबर बनाना है, क्यों लोग को देना है, कोई भी शेयर्स क्यों देते हैं कोई कंपनी? क्या रीज़न हो सकता है? कैपिटल तो बाहर वालों को कह देंगे, एम्प्लॉय को क्यों? प्राइवेट कंपनी इसलिए अंदर के लोग को ही बोल रहे हैं। तो अंदर के लोग तो, सपोज मैं कंपनी शुरू कर रहे हैं, अभी तक हमने एम्प्लॉय नहीं रखे, कंपनी प्राइवेट कंपनी खोला है, अभी तक एम्प्लॉय नहीं रखा है, तो जो लिस्ट बनेगी उनमें तो बाहर से ही चुनेंगे कि नहीं चुनेंगे? तो अंदर का होने का मतलब ऑलरेडी कैसे एग्जिस्ट होंगे? जब कंपनी बनेगी तभी तो मेंबर बनते हैं ना। तो वो 200 मेंबर तो तभी तय हो जाते हैं, वो तो हमारी रजिस्टर में लिस्ट है, हमारी लिस्ट है, उसको हम कहते हैं प्राइवेट। तो अभी मुझे बताइए एम्प्लॉय को देने की क्या ज़रूरत है? जैसे कि सपोज प्रिया प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, अगर इसके मेंबर्स कितने होने चाहिए? लिमिट 200 तक की। 200 में क्या, ये जो 200 की लिमिट है इसमें आपका गुड नेम जोर से? शिल्पी। शिल्पी, शिल्पी हो सकती है क्या? हो सकती है या नहीं? हो सकती है, मतलब मेरे रजिस्टर में जो प्रिया बीइंग अ डायरेक्टर, चलो रजिस्टर बना रहे हैं, नंबर 1 पे शिल्पी का नाम लिखना चाहते हैं, उसको ऑफर लेटर देना चाहते हैं, दे सकते हैं? ओके, योर नेम? यस, श्रुति का नाम आ सकता है? हाँ, मैंने रजिस्टर में लिख लिया। मिस्टर माधव, आज आपका नाम भी लिख रही हूँ। ओके, मिस्टर शान लिख दो, माधव आ रहा तो शान का भी लिख देते हैं। ओके, एंड राशि, राशि का नाम भी लिख सकते हैं। ओके, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र लिख दो। फिर गवर्नमेंट हो जाएगा ना वो। गवर्नमेंट हो जाएगा, गवर्नमेंट को एक शेयर देने से भी गवर्नमेंट हो जाएगा? तो कितना देना पड़ेगा? तो अभी उसका वेट करेंगे, एक ही शेयर देंगे गवर्नमेंट को, नहीं देंगे ज़्यादा, किस लिए गवर्नमेंट करेंगे? ठीक है, खाली ऑफर कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ आसाम, सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है। अच्छा, रिलायंस इंडस्ट्रीज मेरे लिस्ट में आ सकती है? आ सकती है, आ सकती है कि नहीं आ सकती है? तो यस, आ सकती है। मिस्टर एक्स आ सकता है। तो आपने देखा कि यहाँ पे ये लोग सभी आ गए, ये ना ही कंपनी से कुछ भी इनका कोई रिलेशन नहीं है। ये मैंने पहली बार अपना रजिस्टर बनाया और मैंने डिसाइड किया है मैं जाके इनको 100 शेयर्स ऑफर करूँगी, इनको 20 शेयर्स ऑफर करूँगी, इनको 50 शेयर्स ऑफर करूँगी, इनको 200 शेयर्स और एंड सो। मेरी मर्जी, मुझे कितना करना है या सबको इक्वली कर दूँगी। अब आपके पास ऐसे ऑफर लेटर जाएंगे, आप देखेंगे कंपनी का क्या प्रोजेक्ट है, क्या है, आप अपना क्रैमरिंग करेंगे कि करना चाहिए या नहीं करना, यू विल डिसाइड। फिर हम आपसे पूछेंगे कि आपने इतने दिनों के लिए, आपके लिए ऑफर ओपन था, 10 दिनों के लिए, आपने क्या डिसाइड किया? आप कहोगे लेना है तो हम दे देंगे,
और आपकी मेंबर की लिस्ट में ऐड कर देंगे। आप शान कहेंगे नहीं मुझे नहीं लेना, आई एम नॉट कन्विंस विद द कंपनी, तो हम कहेंगे ठीक है आप जाओ कोई और को लिस्ट में लगा देंगे, मिस्टर वाई को ले आएंगे, राइट। तो ऐसे ही हमारे कितनों की लिस्ट बन जाएगी, 200 की लिस्ट बन जाएगी। क्लियर है। तो उसमें एम्प्लॉय वगैरह आया है क्या? कंपनी के पास 500 एम्प्लॉयज़ हैं, उनमें से एक का भी नाम नहीं लिखा, चलेगा। प्राइवेट होने का मतलब है रजिस्टर में नाम लिखो, पब्लिक एडवर्टीजमेंट मत करो। क्लियर है? एनी डाउट? कुछ पूछना चाह रहे कोई? तो आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, अब मुझे एक बात बताइए कि इन 200 मेंबर्स में ऐसा मैंने लिस्ट बना दिया और मेरे पास 190% हो गए हैं ऑलरेडी। कितने हो गए हैं? अब मेरे पास जगह वैकेंसी कितना खाली है? 10 मेंबर का। अब सोचिए तो मेरे कंपनी में कितने एम्प्लॉयज़ हैं? 500 एम्प्लॉय है। मान लीजिए करेंटली दे आर वर्किंग, 500 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। तो अब मुझे एक बात बताइए, मुझे जब 10 की लिमिट के अंदर अगर इनको घुसा दे तो मैं कौन सा एम्प्लॉय को लूँ? और अगर इनमें से मैंने 10 को ले लिया तो बाकी 10 कैसे अपना ऐसा कहेंगे कि नहीं? 10 को सपोज मैंने 10 एम्प्लॉय को बना दिया तो वो लोग जब ब्रेक पे जा रहे हैं तो वो बोलेंगे यहाँ से उठो, आई एम द ओनर ऑफ द कंपनी। तो दूसरे एम्प्लॉय को खराब लगेगा कि नहीं? तो जो ना छोड़ के नहीं जाने वाला था वो भी चला जाएगा, हाँ या ना? पहली बात तो हम एम्प्लॉयज़ को शेयर्स क्यों देते हैं? ताकि हम उनको, ये स्ट्रैटेजी होता है कंपनी को, ताकि हम उनको एक होल्ड दें, उनको ऐसा फील कराए कि यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी। आप मीटिंग्स में आते हो, मीटिंग अटेंड करते हो, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हो। तो उनकी लॉयल्टी बनाने के लिए हम उनको ये स्ट्रैटेजी के दौरान क्या करते हैं, कुछ ऑप्शन स्कीम देते हैं। ठीक है, स्कीम के अंदर उनको ऑप्शन देते हैं कि चाहो तो आप कंपनी के ओनर बन जाओ और हम आपकी पूरी रिस्पेक्ट करते हैं, ताकि वो बहुत दिनों तक टिके हुए रहे, हमारे साथ ज़्यादा लॉयल बने रहे। तो इनको इसीलिए हम उन लोगों को करंट एम्प्लॉय को स्कीम देते हैं। लेकिन अब इनमें से आप 500 में से कितने को चूज़ करोगे? 10 को चूज़ कर लिया तो बाकी लोगों को लगेगा कि हम काम नहीं कर रहे हैं, इन्हीं को क्यों बोला? तो उनको डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो जो कंपनी करना चाहती है उसका उल्टा हो जाएगा कि नहीं होगा? 10 तो रिटेन होके रहेंगे लेकिन बाकी सारे 400 भाग जाएंगे, 450, हाँ या ना? तो इसीलिए लॉ कहता है कि एम्प्लॉय के बीच में भेदभाव ना हो जाए और 200 की लिमिट के अंदर आप कहीं फंस ना जाओ। इसीलिए एम्प्लॉय को आप जितना चाहे शेयर्स दो, ये 200 में काउंट ही नहीं हो रहा है। 5 से 500 को ही दे दो, 5-5 शेयर्स दे दो। ये करंट एम्प्लॉय मेंबर बन गए लेकिन ये 200 की लिस्ट में ऐड नहीं है। गॉट द पॉइंट एवरीवन? तो करंट एम्प्लॉय मेंबर विल नॉट बी काउंटेड इन दिस 200। एंड वही करंट एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए तो हमने 10 को दिया था या 500 को दिया, लेकिन 50 तो उनमें से फिर भी चले गए। तो वो क्या हो गए? आज मेरी गर्लफ्रेंड है, चली गई तो क्या हो गई? एक्स हो गई। तो आज एम्प्लॉय है, चला गया तो क्या हो गया? एक्स एम्प्लॉई, राइट? और लेकिन क्या वो मेंबरशिप से भी हट जाएगा? जब तक वो शेयर्स बेचेगा नहीं तब तक वो मेंबर तो रहेगा। तो हम उनको क्या बुलाएंगे? एक्स एम्प्लॉय मेंबर। तो 500 को रिटेन करने की तो कोशिश की, 500 के 500 ही चले गए। तो करंट एम्प्लॉय मेंबर एंड एक्स एम्प्लॉय मेंबर विल नॉट बी काउंटेड इन दिस 200। क्लियर? नाउ जॉइंट होल्डर्स विल बी ट्रीटेड एज वन। एक नोट और लिखा था हमने, जॉइंट होल्डर्स विल बी ट्रीटेड एज वन। कैसे? हस्बैंड वाइफ ने मिलके दोनों के नाम पे रिलायंस इंडस्ट्रीज के 10 शेयर्स ले लिए तो दे विल बी जॉइंट होल्डर, लेकिन उनको कितना काउंट करेंगे? एक मेंबर। क्लियर है? अगर 10 लोगों ने मिलके, हम 10 ने मिलके अगर प्रिया प्राइवेट लिमिटेड के एक शेयर ले लिया तो वी विल बी ट्रीटेड एज वन। तो अगर एक प्रिया प्राइवेट लिमिटेड में ऑलरेडी 190 मेंबर्स है और 15 पर्सन ने मिलके कंपनी के 50 शेयर लिए हैं तो फिर बताइए कितने हो गए टोटल? 191। हाउ? 15 आए हैं। दे विल बी ट्रीटेड एज वन। तो कंपनी ने कोई नॉन कंप्लायंस किया है क्या? नहीं किया है। लेकिन अगर 15% ने अलग अलग 50 शेयर लिए 50-50 करके तो कितना हो गया? 200 एंड तो नॉन कंप्लायंस हो गया। तो इस कंपनी को हम क्या बना देंगे? पब्लिक कंपनी।
क्लियर है? सो यहाँ पे आई होप एवरी पॉइंट एवरीथिंग इज क्लियर टू यू ऑल. सो व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन कहाँ कंटेन्ड है? सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 68. आई रेकमेंड कि ये सेक्शन आप कर लेना बिकॉज इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत बारी पूछते हैं, तो बहुत अच्छा इंप्रेशन चला जाएगा. वो एग्जामिनर समझ पाएगा कि आप सीरियस स्टडी कर रहे हो बिकॉज यू आर मेंशनिंग सेक्शंस, राइट? सो सीरियस स्टडी चल रहा है तो वो इंक्लाइंड रहेंगे आपको मार्क्स देने के लिए, पीछे नहीं हटेंगे. सोचेंगे ऐसे बच्चे को तो सीए बनना ही चाहिए, ये हमारा नाम रोशन करेगा. ये सुनो, आगे सीए का नाम रोशन करेगा कि ऐसे ऐसे एक्सपर्ट निकल के आ रहे हैं. ये सुनो, तो आपको वही कोशिश, वही अपना इंप्रेशन दिखाना है. तो कहीं कहीं जहाँ मैं बता रही हूँ वहाँ सेक्शंस लर्न कर लीजिएगा, ज़्यादा नहीं रहेगा. ओके, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 68. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अ प्राइवेट कंपनी? प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जिसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में एमआरपी लिखा हुआ है. एम फॉर एवरीवन, आर फॉर जो बोल रहा है वो गेन कर रहा है, हाँ ट्राई करना है बोलने का. पी फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स टू पब्लिक, राइट? और उनके बट डज नॉट इंक्लूड दिस 200 मेंबर्स डज नॉट इंक्लूड व्हाट? एंड सेकेंड नोटिस joint holders will be treated as one. So this is all about a private company. I'll give you one question. जो मैं WhatsApp पे आपको मैसेज करूँगी, आपको उसको पढ़ के आना है, अपनी दिमाग बना के लेके, मतलब माइंड मेकअप करके आना कि इसका आंसर क्या होगा, एंड नेक्स्ट क्लास में हम उसको लिखेंगे. राइट? नाउ लेट अस मूव ऑन टू स्मॉल कंपनी. ओके, प्राइवेट कंपनी किया है ना, उसी में से क्या निकल के आ रहा है? स्मॉल कंपनी. स्मॉल कंपनी का सेक्शन क्या था? सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 85. वो ये कहता है कि स्मॉल कंपनी सिर्फ एक प्राइवेट कंपनी ही स्मॉल कंपनी बन सकती है. एक प्राइवेट कंपनी ही स्मॉल कंपनी बन सकती है. पब्लिक कंपनी के पास कोई ऑप्शन नहीं है स्मॉल कंपनी का दर्जा लेने का, राइट? सो ओनली अ प्राइवेट कंपनी कैन बी अ स्मॉल कंपनी. कब होगा? जब वो एक थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर आ जाएगा, एक लिमिट के अंदर आ जाएगा. तो वो ऑलरेडी जो छोटा है ना, एक प्राइवेट कंपनी, अ स्मॉल कंपनी, लिखिए स्मॉल कंपनी. स्मॉल कंपनी means a company other than a public company. मतलब इन शॉर्ट वो क्या कहना चाहते हैं कि आप एक प्राइवेट कंपनी हो, राइट? दैट इज प्राइवेट कंपनी. ये आपके रेफरेंस के लिए लिख रहे हैं, नहीं लिखेंगे तो भी होगा, राइट? स्मॉल कंपनी means a company other than a public company whose दो क्राइटेरिया देखेंगे. whose paid up share capital, आप पूरा लिखोगे, paid up share capital does not exceed 10 crore or such higher amount as may be prescribed. पेड अप शेयर कैपिटल है ये, पेड अप शेयर कैपिटल. बहुत लाइट लग रहा है क्या पेन? पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड होगा, सॉरी, एक्सीड 10 crore और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब. लिखा? एंड बड़ा बड़ा लिखना है, एंड, और उसको सर्कल भी करना है. एंड टर्नओवर दो क्राइटेरिया है. पहला पेड अप शेयर कैपिटल का, दूसरा टर्नओवर एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट of immediately
preceding financial year, FY is financial year, does not exceed 100 crores. Turnover as per profit and loss account of immediately preceding financial year does not exceed 100 crore or such higher amount Preceding financial year, FY is financial year, does not exceed 100 crore or such higher amount as may be prescribed. As may be prescribed, or such higher amount as may be prescribed. Done. अब यहाँ पे प्रेस्क्राइब के नीचे लिखना बट विच शैल नॉट बी मोर देन, बट भी मत लिखिए, विच शैल नॉट बी मोर देन, विच शैल नॉट बी मोर देन 10 करोड़ एंड यहाँ पे लिखिए विच शैल नॉट बी मोर देन 100 crores. We shall not be more than 10 crore and यहाँ पे 100 crore. अब आप देखोगे 2 बार 10 crore आ रहा है, 2 बार 100 crore आ रहा है, क्या चल रहा है मैम? ये डेफिनेशन है इसका. Turnover as per profit and loss account of immediately preceding financial year does not exceed 100 crores or such higher amount as may be prescribed, which shall not be more than 100 crores. So देखिए होता कैसे है, स्टोरी क्या है, प्राइवेट कंपनी चल रहा है अपना, 5 साल से काम कर रहा है, लेकिन अगर हम उनका फिनेंशियल ईयर 25-26 देखते हैं तो अभी मार्च एंड आया कि नहीं आया, तो अभी उन्होंने क्या किया, अपना बैलेंस शीट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, टर्नओवर दिख रहा है वहाँ पे, उनका पेड अप शेयर कैपिटल दिख रहा है बैलेंस शीट में. तो हमने क्या नोटिस किया कि जो इनका पेड अप शेयर कैपिटल है वो 10 करोड़ के अंदर है. कहाँ है? 10 करोड़ के अंदर का है, 10 करोड़ ही है मान लीजिए. प्लस हमने जब टर्नओवर देखा प्रॉफिट एंड लॉस में तो वो 100 करोड़ ही है. तो ये कंपनी क्या करेगी, गवर्नमेंट को एक एप्लीकेशन डालेगी कि फॉर दिस ईयर पर्टिकुलर 25-26 वी आर अ स्मॉल कंपनी. तो आप बोलोगे अब उसमें क्या प्रॉब्लम, क्या दिक्कत है, क्या कर लिया स्मॉल कंपनी का दर्जा लेके. तो मैं आपको बता दूं कि हर एक कंपनी के कंप्लाइंसेस अलग अलग होते हैं कि नहीं होते हैं. तो अगर आप एक स्मॉल कंपनी हो, मतलब आप प्राइवेट से भी छोटे हो कि नहीं है, तो आपको कंप्लाइंसेस कम करने पड़ेंगे कि नहीं. जितना छोटा उतना कम कंप्लाइंसेस, जितना बड़ा उतना ज़्यादा कंप्लाइंसेस. तो स्मॉल कंपनी का दर्जा लेके प्राइवेट कंपनी थोड़ा सा कंप्लाइंसेस रिलैक्स होना चाहती है, क्योंकि हम छोटी सी कंपनी, हम गवर्नमेंट आपका क्या ही बिगाड़ लेंगे, कौन सा रेवेन्यू बहुत सारा हम आप रख लेंगे, थोड़ा कम टैक्स देंगे तो भी आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, हाँ या ना. तो स्मॉल कंपनी को लेके गवर्नमेंट थोड़ा लीलियंट है कि ये छोटे मोटे बिजनेसेस हमारा क्या ही बिगाड़ लेंगे, उनका रेवेन्यू से हमको कितना बड़ा फ़र्क पड़ेगा. तो वो बड़ों को नहीं छोड़ते हैं, लेकिन छोटों को बोलते हैं चलो ठीक है माफ़ किया, कुछ किया तो भी ठीक, नहीं किया तो भी ठीक. तो उनके लिए कंप्लाइंसेस भी बहुत लेस रहते हैं. तो प्राइवेट कंपनी ये बेनिफिट लेना चाहती है कि इस साल तो कम से कम हमको कंप्लाइंसेस से रिलैक्सेशन मिल जाए. तो वो जैसे ही देखती है कि हमारा ये थ्रेशोल्ड के अंदर का लिमिट आ गया है तो वो एक एप्लीकेशन डालेगी, फॉर दिस ईयर वी आर अ स्मॉल कंपनी एंड वी डोंट नीड टू मेक द फॉलोइंग कंप्लायंसेस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी. क्लियर है? ओके. सो यहाँ पे आप इस साल स्मॉल कंपनी हो सकता है अगले साल ना हो, क्योंकि अगले साल आपका ये 11 करोड़ दिखा रहा है. नहीं आया? ओके एब्सोल्युटली ओके, नॉट एन इशू. ठीक है, तो अगले साल हो सकता है. देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, एक प्राइवेट कंपनी है उसको ही स्मॉल कंपनी का दर्जा मिलता है, और वो स्मॉल कंपनी का दर्जा परमानेंट नहीं है, फ्लक्चुएटिंग है.
हर एक साल अलग अलग हो सकता है, क्योंकि ये ईयर एंड आपका जो स्टेटमेंट बनता है उसके बेसिस पे डिसाइड होता है वेदर यू आर अ स्मॉल कंपनी और नॉट। तो इस साल आप स्मॉल कंपनी हो, अगले साल नहीं हो, नेक्स्ट ईयर भी नहीं हो, उसके बाद 3 साल आप स्मॉल कंपनी हो, तो ऐसा भी हो सकता है। और स्मॉल कंपनी का दर्जा गवर्नमेंट आपको नहीं बोलेगा यू आर अ स्मॉल कंपनी, आपको कहोगे वी आर अ स्मॉल कंपनी एंड हमको नहीं करना ये कंप्लायंसेस। क्लियर है? स्मॉल कंपनी का दर्जा एक प्राइवेट कंपनी को कब मिलता है? जब उसका पेड अप शेयर कैपिटल ईयर एंड में उसका पेड अप शेयर कैपिटल क्या दिखा रहा है? 10 करोड़ या उसके अंदर अंदर का मामला है, दैट इज 8 करोड़, 6 करोड़, 9.5, 10 करोड़, यहाँ तक का दिख रहा है। अगर ये दिखा तो इसके साथ और एक कंडीशन क्या देखेंगे? टर्नओवर क्या दिख रहा है? अप टू 100 करोड़, 70 करोड़, 80 करोड़, 90 करोड़, 95 करोड़, 96 करोड़, 100 करोड़, ऐसा कुछ दिख रहा है। दोनों कंडीशन अगर मीट हो रहा है एट द सेम टाइम, तब आप एक एप्लीकेशन डालोगे। किसको? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट का ये अथॉरिटी का नाम होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ROC। उसको आप एक एप्लीकेशन डालते हो कि दिस ईयर वी आर अ स्मॉल कंपनी एंड स्मॉल कंपनी को ये छोटा छोटा कंप्लायंसेस करना है, वो हम कर दे रहे हैं, बाकी के लिए हमको कोई नोटिस मत देना। चलिए ठीक है, मुझे सिर्फ इतना बताइए, थोड़ा भी क्या समझ है आपका कॉन्सेप्ट अभी क्या है इसको लेके? मैम कि अगर एक प्राइवेट कंपनी है एंड उसका प्रिया प्राइवेट लिमिटेड है, प्रिया प्राइवेट लिमिटेड एक प्राइवेट कंपनी है, कितने सालों से काम कर रही है? 5 इयर्स। उसका कौन सा ईयर चल रहा है? 2025 2026, ठीक है, 25-26 का चल रहा है, ठीक है, ओके। चलिए 26 का मार्च आ गया, अभी मार्च एंड आया कि नहीं आया? चलो मार्च एंड पे है, हम मार्च एंड पे है, दैट इज 26, मार्च 26 में है। तो फिर बताइए अभी क्या करना है? मैम अभी ये कंपनी बोल रही है कि इसका जो कैपिटल सब्सक्राइब्ड है, पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल क्या होता है? जो ऑलरेडी पेड हो चुका है कैपिटल, अभी तक जो कॉल नहीं हुआ उसको हम काउंट ही नहीं कर रहे, जो ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड है एंड पेड अप है। पेड अप शेयर कैपिटल कितना दिख रहा है? 10 करोड़। 10 करोड़ या उसके अंदर का कोई भी 10, 9, 8, 7, 6, 5 कुछ भी यहाँ तक इस लिमिट के अंदर है, प्लस एंड टर्नओवर क्या दिख रहा है? टर्नओवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अकॉर्डिंग दिखता है, राइट? तो टर्नओवर क्या दिख रहा है? अप टू 100 करोड़, इट मे बी 90, 80, 70 एंड सो ऑन। तो अगर ये दोनों कंडीशन एक साथ मीट हो रहा है तो ये कंपनी क्या कहलाएगी? ये कंपनी कहलाएगी स्मॉल कंपनी। क्लियर? एंड मैम कॉम्प्लायंसेस कौन से जो उनको नहीं करने? जो उनके जैसे स्मॉल कंपनी होता है उनको उनका ऑडिट रेगुलर नहीं होता है, 3 साल में एक बार होगा। उनको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो फाइल करने नहीं पड़ते हैं, बहुत सारे डायरेक्टर्स की डिटेल्स है जो फाइल करने की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत सारे ऐसे कंप्लायंसेस, बहुत जो प्राइवेट, जैसे पब्लिक कंपनी को बहुत सारे कंप्लायंसेस करने होते हैं, वो प्राइवेट को नहीं करने हैं। जितने प्राइवेट को करने उतना बेसिकली तो ऑडिट का बड़ा बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है? तो उस साल हो सकता है उनका ऑडिट ही नहीं आए या छोटा ऑडिट हो जाए, राइट? तो शॉर्ट टर्म ऑडिट हो जाता है। तो ये स्मॉल कंपनी के जो बेनिफिट्स हैं वो उनको प्राइमरीली लेने होता है, इसीलिए दे आर कंसिडर टू बी अ स्मॉल कंपनी फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर। नेक्स्ट ईयर अगर इनमें से दोनों में से एक भी हिल गया, जैसे हो गया ये 110 करोड़ दिखा रहा है और ये 80 करोड़ ही दिखा रहा है, तो वापस से प्राइवेट इट इज़ अ प्राइवेट कंपनी। अगर यहाँ पे दिखा रहा है से फॉर एग्जाम्पल 11 करोड़, यहाँ 8 करोड़ है, सॉरी, हाँ यस, और यहाँ दिखा रहा है 11 करोड़ और यहाँ दिखा रहा है 90 करोड़, तो तभी भी प्राइवेट है। लेकिन अगर यहाँ पे 8 दिखा रहा है और यहाँ पे 90 दिखा रहा है तो अगेन फॉर दैट ईयर इट इज़ अ स्मॉल कंपनी। दैट इज़ द होल कॉन्सेप्ट, राइट? लेकिन इस कॉन्सेप्ट के दायरे में भी कुछ एक कंपनीज है जो नहीं आ सकती है। पहले तो हमने क्या कहा, पब्लिक कंपनी तो आती ही नहीं है, ऊपर लिख गया। उनके अलावा भी कुछ कंपनीज हैं जो नहीं आएंगी, जिसमें सबसे पहला नाम है होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी नहीं आएगा। न्यू नेम सबके लिए नया है, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी नहीं आएगा। ये नाम सिर्फ दिमाग में याद रखो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में आपने देखा ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल वी हैव होल्डिंग एंड सब्सिडरी,
जब वो समझ जाओगे तो देन वी विल डिस्कस दिस पॉइंट, बिकॉज अभी मुझे आपको पूरा वो कॉन्सेप्ट बताना है, व्हाट इज होल्डिंग, व्हाट इज सब्सिडरी, देन ओनली यू विल बी एबल टू रिलेट इट, राइट। होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी को बहुत एक लाइन में मैं डिस्क्राइब करूँ तो एक कंपनी जब दूसरे के ऊपर अपना होल्ड जताती है, कंट्रोल जताती है, तो दैट इज कॉल्ड एज होल्डिंग एंड सब्सिडरी का रिलेशनशिप, राइट। होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन में एक कंपनी पेरेंट कंपनी बन जाती है, एक उसकी चाइल्ड बन जाती है, ठीक है, दैट इज पेरेंट एंड सब्सिडरी भी उनको कहते हैं। तो उन दोनों को एक ही माना जाता है, जैसे हम अपने पेरेंट्स और हम एक ही फैमिली माना जाता है, वैसे होल्डिंग और सब्सिडरी भी एक ही फैमिली माना जाता है और उनका कंबाइंड बनता है, जो भी कुछ बनेगा, जो भी स्टेटमेंट बनेगा वो कंबाइंड में बनेगा। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आपको स्मॉल कंपनी का दर्जा नहीं दिया जाएगा। होल्डिंग अगर है या सब्सिडरी है, दोनों भी कोई भी इस लिमिट में आ गया तो वो कभी भी स्मॉल कंपनी का दर्जा नहीं ले सकते। सेकेंड इज सेक्शन 8 कंपनी, NGOs, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उनको ऑलरेडी इतना बेनिफिट्स गवर्नमेंट दे दी कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द स्मॉल कंपनी, इसके क्राइटेरिया में आप फिट ही नहीं हो रहे हो, तो आपको स्मॉल कंपनी का दर्जा कभी भी नहीं दिया जाएगा। स्मॉल कंपनी से ज़्यादा बेनिफिट हम आपको दे रहे हैं, जब आप पढ़ोगे तो समझोगे कि तो उसके बाद आपको स्मॉल कंपनी का और क्या बेनिफिट दे दे, राइट। तो ये उसको मैच नहीं होता, इसीलिए सेक्शन 8 कंपनी इज ऑल्सो नॉट एलिजिबल टू गेट द स्टेटस ऑफ अ स्मॉल कंपनी। along with it the companies the body corporate that are governed by special acts, अपने अपने एक्ट जिसके बने हुए हैं, तुम भी स्मॉल कंपनी बनने मत आ जाओ, क्योंकि तुम्हारा एक्ट तो बोल रहा है तुमको ये कंप्लायंस करना है और तुम यहाँ स्मॉल कंपनी का दर्जा लेके बोल रहे हो कि हमको ये नहीं करना है, व्हाट इज दिस, तो क्लैश हो जाएगा। इसीलिए हम आपको भी वो दर्जा बिल्कुल भी नहीं देंगे, क्योंकि आपके अपने एक्ट स्पेसिफिक है और उन्होंने कह दिया आपको ये कंप्लायंस करने हैं, तो हम आपको स्मॉल कंपनी का दर्जा बिल्कुल नहीं देंगे। तो दिस 3 कैटेगरीज आर स्पेसिफिकली मेंशन नॉट टू बी मेंशन्ड एज अ स्मॉल कंपनी। आ जाइए, ऊपर लिखा, आई होप थोड़ा क्लियर है आपको। शान, थोड़ा ठीक लग रहा है या पूरा ठीक लग रहा है? तो मेरा नाम ध्रुव है। क्या है? ध्रुव है। ओ ध्रुव है। शान कहाँ है? अच्छा आप यहाँ हो, कल आप यहाँ बैठे थे क्या? नहीं। ओ मुझे, अच्छा कोई बात नहीं है, कंफ्यूजन हो जाता है शुरू में। आप हो शान और आप हो ध्रुव और आप हो माधव, आप समीर, प्रिंस। अच्छा पहले इतने ग्रुप को जानते हैं 1 by 1। मेरा थोड़ा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, राइट। चलिए कोई नहीं, फिर भी अभी भी कंफ्यूजन हो सकता है, तो प्लीज़ हंसना नहीं है मेरे ऊपर ऐसे, हाँ, दैट्स ओके, इतना मैं माइंड नहीं कर रही हूँ, ठीक है। चलिए आ जाइए, इसके आगे लिख लेते हैं। बट डज नॉट इंक्लूड, यहाँ एरो डाल के लिखिए, बट डज नॉट इंक्लूड, बट डज नॉट इंक्लूड बट डज नॉट इंक्लूड, गर्मी नहीं लग रही है? हे भगवान, तो बोलते क्यों नहीं हो? फैन भी नहीं चला रहे हो और किसी ने एसी के लिए भी नहीं बोला है, हाँ? किससे डर लग रहा है इतना फैन एसी चलाने से, हाँ? ऊपर से ध्रुव को देखिए क्या पहन के आ गया है। बट डज नॉट इंक्लूड, फर्स्ट इज, कौन नहीं इंक्लूड होगा? होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी, मैंने तो अपना इंतज़ाम कर लिया है बॉयज़, अगर चाहिए तो फैन चला लीजिए। होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडियरी कंपनी। सेकेंड इज सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कौन होता है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एंड थर्ड इज body corporate governed, yes, governed by या और under special acts। by any special acts। BC मतलब body corporate governed by any special एक्स, ये तीनों इंक्लूड नहीं होंगे। हियर वी आर डन विथ स्मॉल कंपनी डेफिनेशन।
डू नॉट मिस द नेक्स्ट क्लास. नेक्स्ट क्लास बाय फार डेडिकेटेड रहेगा राइटिंग पे, क्योंकि हमने एक इतना पार्ट कर लिया है जिसमें हम 4 क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हैं बैक टू बैक. तो कॉन्सेप्ट आपको इतना तक मिल गया है कि हम 2-4 केस स्टडीज़ कर सकते हैं. तो वहाँ हम लिखना सीखेंगे कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन या 4 मार्क का केस स्टडी के लिए हमको कैसा लिखना है, क्या पहले लिखना है, क्या बाद में लिखना है, कैसा पैटर्न फॉलो करना है, क्या इंप्रेशन से हमको आंसर फ्रेम करना है. बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न्ड बाय स्पेशल एक्ट. ऑल आर डन विद दिस. ओके, नेक्स्ट हेडिंग लिख के छोड़ दीजिए 1% कंपनी, जिसके बारे में हमने कहाँ लिखा था. यस इट इज़ हियर. लेकिन इसके लिए पूरा एक पेज ले लेंगे आप, उस जिसके ऊपर आप एकदम हेडिंग ऊपर लिखेंगे 1% कंपनी. 1% कंपनी, क्योंकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल है. 1% कंपनी का सेक्शन क्या है? सेक्शन 2 क्लॉज 62. व्हेन इज योर नेक्स्ट क्लास? 12:30 और 1 o'clock. 12:30 पे है ना? ब्रेक चाहिए ना 15 मिनट का, या नहीं चाहिए? चाहिए चाहिए ना, या चलेगा? प्रिंस कह रहा है मैम नहीं पढ़ाते ही रहिए, है ना प्रिंस? ऐसा कह रहे थे, आपका एक्सप्रेशन ऐसा लग रहा था मुझे. हाँ, लेकिन गर्ल्स का फर्स्ट बेंच में ऐसे मैम छोड़ दीजिए अब. एनीवेज 1% कंपनी के बारे में थोड़ा सा जान के चलिए. 1% कंपनी में ये जो पर्सन है इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज द ओनली मेंबर. द ओनली मेंबर जो थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द कंपनी यही इन्वेस्ट करने वाला है इस कंपनी में, और कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे अगर प्रिया प्राइवेट लिमिटेड है तो यहाँ पे अगर ये 1% है तो ये ब्रैकेट में लिख के चलेगी OPC या 1% कंपनी. ठीक है, तो इसमें अगर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँ कि प्रिया है इन्वेस्टर, क्या है, और प्रिया ही है डायरेक्टर, क्या है. तो अब प्रिया प्रिंस को लाना चाहती है प्रिया प्रिंस को लाना चाहती है एज अ डायरेक्टर इन द कंपनी. क्या वो ला सकती है? प्रिंस को लाना चाहती है एज अनदर डायरेक्टर, तो ला सकती है या नहीं? यस यस. अरे कुछ भी तो कहो. हाँ तो हाँ फॉर्मली, ना तो ना. हाँ ला सकती है, तो प्लस इनको भी डायरेक्टर बना सकती है. अच्छा, प्रिया लाना चाहती है रिया को एज अ इन्वेस्टर, ला सकती है. एक और कम पड़ रहा है पैसा चलाने के लिए, तो चाहिए कि और एक इन्वेस्टर आ जाए और 10 लाख रुपए मिल जाए तो काम होगा. नहीं ला सकते, क्यों? क्योंकि इट इज़ अ 1% कंपनी. तो ये जो 1 के आगे जो पर्सन है ये स्पेसिफिकली ये इन्वेस्टर है. तो प्रिया एज एन इन्वेस्टर रिया को नहीं ला सकती है, लेकिन प्रिया एज अ डायरेक्टर प्रिंस को एज अ डायरेक्टर ऐड कर सकती है. तो डायरेक्टर तो बढ़ सकते हैं लेकिन मेंबर्स नहीं बढ़ सकते हैं. क्लियर है? अच्छा, एक कंपनी प्राइवेट पब्लिक कंपनी में मेंबर्स की बात करते हैं. पब्लिक है हमारे पास, प्राइवेट है और 1% है. मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए पब्लिक कंपनी में? मिनिमम मेंबर्स की बात कर रहे हैं. पब्लिक में, प्राइवेट में, OPC में 1. मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं? इसमें अनलिमिटेड, और प्राइवेट में 200, और OPC में 1 का 1 ही रहेगा. ये तो मेंबर्स की बात हो गई. चलिए डायरेक्टर्स की बात करते हैं. ठीक है, डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं पब्लिक कंपनी में? मिनिमम 3, मैक्सिमम 15. प्राइवेट में 2, मैक्सिमम, 15, OPC में minimum 1, मैक्सिमम. 15. क्या बात है, मिनिमम मैक्सिमम डायरेक्टर की बात कर रहे हैं हम. ठीक है, तो यहाँ पे पब्लिक में होगा 3, प्राइवेट में होगा 2, OPC में होगा 1, और सभी में डायरेक्टर्स का लिमिट
मैक्सिमम 15 15 15। मैम 15 से ज़्यादा हो सकता है, अभी के लिए तो आप ये सोच के चलिए नहीं, लेकिन बाय फॉलोइंग सर्टेन प्रोविजंस, लॉ है इसके बारे में कि कंपनी को ज़रूरत लगा, इमरजेंसी सिचुएशन है और ज़रूरी है करना, तो बाय फॉलोइंग सर्टेन गाइडलाइन वो बढ़ा सकता है अप टू 18। लेकिन अभी आपके दिमाग में यही रहना चाहिए 15 15 15। क्लियर है? ओके, सो आई होप यहाँ तक क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्लास में हम ओपीसी करेंगे, पहले हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद ओपीसी करेंगे। अच्छा, मैंने आज एक ही होमवर्क दिया आपको, ये सुनो, क्या दिया? अलॉन्ग विथ उसके साथ एक और ले लीजिए, डिफाइन प्राइवेट कंपनी, स्मॉल कंपनी, खाली डेफिनेशन करके लाना है, ठीक है? ये आपको याद करके आना है क्योंकि इसके डेफिनेशन रेलेवेंट है, रेलेवेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। खाली कॉन्सेप्ट जानने से नहीं होगा, ये आपको एग्जाम में लिखना है और लिखते समय आपके कीवर्ड्स आने चाहिए, राइट? तो ये आपको लिखना पड़ेगा। तो इनके दोनों के डेफिनेशन अलॉन्ग विद द सेक्शन, प्लस सेक्शंस आपको याद रहने चाहिए। तो कल क्लास में 5 बच्चे हैं जो मुझे ये डेफिनेशंस बताएंगे। क्लियर है? एंड वी विल राइट, नेक्स्ट क्लास में हम राइटिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो डू नॉट मिस द क्लास। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल सो मच फॉर टुडे। जिनको ब्रेक पे जाना है वो ब्रेक पे जाइए, जिनको कुछ भी क्वेरी है, आई एम फॉर हियर फॉर 10 मिनट्स। जब तक आपकी नेक्स्ट क्लास शुरू नहीं हो रही है आप मुझसे आके पूछ सकते हैं। यस